तो फिल्म के शुरुआत में ईयर 1693 का सीन दिखाया जाता है, जहां फ्रांस के लॉरेन प्रोविंस जंगल के अंदर हम कुछ औरतों को देखते हैं जो कि बॉन फायर के अराउंड चैंटिंग्स एंड डांस कर रही थी। इस जगह पे एक ट्री थी जिसके ऊपर कई इंसानी पाम्स यानी कि हथेली होती है ना, वो लटके हुए थे। ये सेटअप ऐसा था जिसे देख के इट वाज क्लियर कि यहाँ किसी तरह का विच रिचुअल हो रहा था। इनफैक्ट हम एक मेन विच को भी देख पाते हैं जो कि अपने हाथ में एक बिल्ली पकड़ी हुई थी। यहाँ एक आदमी भी इन विचेस के कब्जे में था और ये आदमी कह रहा था कि उसे मेन विच को तभी खत्म कर देना चाहिए था जब उसके पास मौका था। ये सुन के विच हंसती है और उसके सामने हम व्यूअर्स एक अजीब सा विच बोर्ड देख पाते हैं। विच इस बोर्ड के ऊपर एक अजीब सा पेंडुलम लटकाती है जो कि इंसानी उंगली की कंकाल से बना था। ये पेंडुलम नाचते हुए एक पर्टिकुलर साइन पर रुकता है जो कि हैंड सिंबल था और इसका मतलब था कि आदमी के हाथ अलग कर दिए जाएंगे। कुछ औरतें चैंटिंग्स करते हुए आदमी के हाथ को अलग करने आती हैं, लेकिन तभी यहाँ कुछ मर्द लोग घोड़े पे आते हैं जो कि इन विच जैसी औरतों पे अटैक कर देते हैं। इससे यहाँ भगदड़ मच जाती है और ये मर्द लोग गन्स वगैरह लेके आए थे जिसकी मदद से ये विचेस को हंट करना शुरू करते हैं। इस हाथापाई में दोनों साइड से लोग खत्म होते हैं और अंततः मर्द लोग न सिर्फ बंदी हुए आदमी को आजाद करते हैं बल्कि ये मेन विच को पकड़ भी लेते हैं। इस सब के दौरान विच बोर्ड वहीं गिर जाता है और इसी पॉइंट पे फिल्म का टाइटल आता है। यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ दो चोर न्यू ऑर्लिन्स म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में चोरी करने आए हैं और इनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ विच बोर्ड को चुराना। जी हाँ दोस्तों, वही विच बोर्ड जिसे हमने स्टार्टिंग सीन में देखा था और करंटली ये बोर्ड इस म्यूजियम में है। अब इन दो चोर में से एक लालची चोर चाह रहा था कि वो और चीजें भी चुरा ले, लेकिन दूसरा नॉर्मल चोर उसे ऐसा करने से मना करता है। इसी बात को लेकर दोनों चोर में हाथापाई हो जाती है और यहाँ का अलार्म भी बज उठता है। हाथापाई में लालची चोर को गोली लगती है, वहीं नॉर्मल चोर के सर पे चोट आती है जिससे वो गिर जाता है। लालची चोर समहाउ विच बोर्ड चुराता है, देन चोटिल हालत में गार्ड्स वगैरह को खत्म करता है और समहाउ यहाँ से भाग भी जाता है। यहीं पे सीन कट होता है और अगले सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करने वाले थे। इनफैक्ट ये सारे दोस्त अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स इस रेस्टोरेंट में झोंक चुके हैं और ये रेस्टोरेंट न्यू ऑर्लिन्स के फ्रेंच क्वार्टर एरिया में खुलने वाला है। नाउ रेस्टोरेंट का प्राइमरी ओनर क्रिश्चियन रहने वाला था और क्रिश्चियन की मदद उसकी गर्लफ्रेंड एमिली भी कर रही थी। इनके साथ कुछ और लोग थे लाइक रिची, जैक, जैकी एक्सेट्रा। ये सभी फिलहाल जंगल एरिया में फ्रेश ऑर्गेनिक मशरूम्स कलेक्ट कर रहे थे ताकि इससे ये लोग फ्रेश फूड प्रिपेयर कर सके। इसी दौरान एमिली को फील होता है कि जंगल में से कोई उसे घूर रहा है, लेकिन अगले ही क्षण वहां कोई नहीं था। देन एक कैट एमिली को दिखती है और ये वही कैट है जिसे हमने विच के हाथों में भी देखा था। इस कैट का पीछा करते हुए एमिली को जंगल में एक बैग मिलता है जिसके अंदर वही चुराया हुआ विच बोर्ड था। जी हाँ दोस्तों, एमिली इस बोर्ड को उठा लेती है, देन इसे क्रिश्चियन को दिखाती है और ये दोनों बोर्ड अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि ये एंटीक आइटम जैसा दिख रहा था जो कि इनके रेस्टोरेंट के डेकोर का पार्ट बन सकता था। हालांकि ये दोनों नोटिस नहीं करते कि जहां ये विच बोर्ड पड़ा था उससे कुछ ही दूर पे उस लालची चोर की लाश पड़ी थी जो कि इस बोर्ड को चुरा के भागा था। वहीं दूसरी तरफ कहानी नॉर्मल चोर पे फोकस करती है जो कि किसी अलेक्जेंडर बैप्टिस्ट नामक बंदे के घर पे था और हम समझ पाते हैं कि बैप्टिस्ट ही इस नॉर्मल चोर को विच बोर्ड चुराने के लिए पैसे दिया था। बट ऑफ कोर्स चोर फेल हो गया और वो फेलियर का ब्लेम लालची चोर पे डाल रहा था। बैप्टिस्ट को समहाउ पता था कि लालची चोर खत्म हो चुका है। इनफैक्ट बैप्टिस्ट यहाँ सिटी के मैप के ऊपर एक पेंडुलम लटकाता है जिससे उसे ये तक अंदाजा लग जाता है कि फिलहाल विच बोर्ड कहाँ है। अब बैप्टिस्ट के साथ 3 लड़कियां भी थी जो कि ट्रिपलेट्स थी और ये आशा एंसेस्टर्स थी। ये लोग नॉर्मल चोर के सामने एक अजीब सा कॉल्ड्रन लाती हैं और एकदम से हम नोटिस करते हैं कि चोर किसी रिचुअल जैसी सर्कल में बैठा है। फिर आशा सिस्टर्स चोर के गले पे अटैक करके उसका खून इस कॉल्ड्रन में कलेक्ट करती हैं और ये चोर तो ऑफ कोर्स खत्म हो जाता है। चोर का खून भी इस रिचुअलिस्टिक सर्कल में स्प्रेड होता है। नाउ कमिंग बैक टू क्रिश्चियन एंड हिज फ्रेंड्स, वेल रेस्टोरेंट ओपनिंग से पहले ये लोग फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए पार्टी रखते हैं ताकि वो लोग फूड टेस्ट कर सके एंड जेन्युइन रिव्यू दे सके। इस पार्टी में ब्रूक नामक लड़की भी आती है जो कि क्रिश्चियन की एक्स गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। ब्रूक मिस्टिकल आइटम्स और उसकी हिस्ट्री वगैरह में काफी इंटरेस्टेड रहती थी। इनफैक्ट यही उसका डोमेन ऑफ वर्क भी था। ब्रूक के आने से एमिली थोड़ा अजीब फील करती है और हमें एमिली के बारे में भी कुछ बातें पता चलती है। लाइक एमिली पहले ड्रग एडिक्ट हुआ करती थी जिसके कारण उसे रिहैब में जाना पड़ गया था, लेकिन पिछले 8-9 महीने से एमिली क्लीन है एंड शी इज फीलिंग बेटर नाउ। हमें एक और बात पता चलता है कि एमिली की जो एंगेजमेंट रिंग है वो शिफ्टिंग करते वक्त कहीं खो गई है। अब मौका पाके एमिली ब्रूक को वो विच बोर्ड दिखाती है, आस्किंग कि ये क्या चीज है। ब्रूक बताती है कि ये बोर्ड उइजी बोर्ड से भी पहले की चीज है, अराउंड 1600-1700 का आइटम है और उइजी बोर्ड इसी से इंस्पायर हुआ था। ब्रूक कहती है कि ये एक ऑथेंटिक बोर्ड है और वो यहाँ बोर्ड पे बने सिंबल्स पे भी ध्यान देती है। ब्रूक बताती है कि इस बोर्ड पे कुछ स्विंग करके यूजुअली आपको आपके सवाल का जवाब मिलता है और आत्माओं से बातें भी हो सकती है।
एमिली तुरंत अपनी नेकलेस निकाल के उसे एज पेंडुलम यूज करती है, लेकिन यहाँ कोई मूवमेंट नहीं होता और इससे एमिली को लगता है कि ये बोर्ड वर्क नहीं करता। लेकिन तभी घर के फायर प्लेस से एक कौवा निकलता है जो कि जल रहा था और वो घर में उड़ने लगता है, इधर उधर आग लगाने लगता है। इससे यहाँ अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन समहाउ लोग खिड़की खोल के इस कौवे को बाहर निकालते हैं और घर के आग को भी बुझाते हैं। खैर अगले दिन सभी रेस्टोरेंट की मेन्यू फाइनलाइज करने के लिए फूड आइटम्स बनाने लगते हैं। वहीं एमिली को इस विच बोर्ड के बीचों बीच एक आई दिखती है जो कि टर्न होती थी। इसी वुडन आई को निकालने पे अंदर एक स्पेस होता है जिसमें वही फिंगर बोन वाला पेंडुलम था जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। एमिली इस पेंडुलम के लेकर सवाल करती है कि उसका एंगेजमेंट रिंग कहाँ है और ये पेंडुलम एक्चुअली में एक कंपास की तरह मूव होके एमिली को गाइड करता है। ये पेंडुलम वापस से उस हैंड सिंबल पे पॉइंट करता है और इसी के पैरेलल में क्रिश्चियन, रिची और जैक फूड बना रहे थे, जहां रिची को खिड़की के बाहर वही सेम कैट दिखती है। इनफैक्ट डम्पस्टर के पास ढेर सारी कैट्स थीं। रिची बार बार कह रहा था कि उसे वो विच बोर्ड प्रॉब्लमेटिक चीज लग रही है, लेकिन क्रिश्चियन इस बात पे ध्यान नहीं देता। तभी किचन में नीचे थोड़ा वाटर या ऑयल स्पिल होता है, देन स्लाइसिंग मशीन अपने आप ऑन होता है। इसके बाद ऐसा कोइंसिडेंस बनता है कि रिची स्पिल पे फिसलता है और उसका हाथ स्लाइसिंग मशीन में घुस जाता है, जिससे उसकी हथेली ही कट जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये देख के क्रिश्चियन फ्रीक आउट करता है और वो खून रोकने की कोशिश करता है ताकि ब्लड लॉस ना हो। देन क्रिश्चियन रिची का कटा हुआ हाथ ढूंढता है, लेकिन वो बिल्ली इस हाथ को लेके बाहर भाग जाती है। ये लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं, लेकिन एक्सट्रीम ब्लड लॉस के कारण रिची नहीं बच पाता। इसी सब के बीच दो और चीजें होती है। पहली ये कि एमिली को वाकई अपनी एंगेजमेंट रिंग मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ विच बोर्ड, और हम ये भी देखते हैं कि वो जो कैट थी वो रिची का हाथ खा रही थी। वैसे इस मूवी के दौरान हम हमेशा कैट को देखते हैं, तो मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा। और कैट काइंड ऑफ एक सिंबलिज्म है विच का, मतलब जो हमने मेन विच भी देखा था स्टार्टिंग के सीन में, उसके गोद में भी एक कैट थी और ये वही सेम कैट है। एनीवेज, तो इसके बाद रिची के फ्यूनरल का सीन आता है जहां जेसी नामक बंदा एमिली से मिलने आता है। जेसी एक्चुअली वो बंदा है जो कि हमेशा एमिली को ड्रग्स वगैरह सप्लाई किया करता था, और इसलिए जेसी को देख क्रिश्चियन बहुत भड़कता है और उसे यहाँ से भगा देता है। फ्यूनरल के बाद उस रात एमिली के पास वही कैट आ जाती है और एमिली इस कैट को पालने का सोचने लगती है। इनफैक्ट हम समझ पाते हैं कि एमिली विच बोर्ड की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी और इन दोनों बातों से क्रिश्चियन कंफर्टेबल नहीं था। एमिली के सोने के बाद क्रिश्चियन विच बोर्ड के बारे में गूगल करता है, जहां उसे पता लगता है कि 1996 में किसी रिचुअल के तहत एक कत्ल हुआ था और इस रिचुअल में विच बोर्ड का ही इस्तेमाल हुआ था, मतलब एक औरत खत्म हुई थी। वहीं एमिली सो रही होती है और टेबल पे रखे विच बोर्ड के ऊपर लटका पेंडुलम अपने आप ही हिलने लगता है। इससे लाइट्स फ्लिकर होती है और हमें उस लालची चोर की लाश दिखाई जाती है जिसके अंदर से एक अजीब स्किनलेस जानवर निकलता है, अगेन शायद कैट। एकदम से एमिली की नींद खुलती है और अगले ही क्षण बेड से कई हैंड्स निकलते हैं जो कि एमिली को बेड के अंदर खींच लेते हैं। इसके ठीक बाद एमिली खुद को 1690s में पाती है, जहां औरतें विच वाले रिचुअल्स कर रही थी और एमिली वहां अपनी बेड सहित ट्रांसपोर्ट हो गई थी। मतलब रियली नहीं हुई है ट्रांसपोर्ट, मेंटली उस जगह पे है। यहाँ जो मेन विच थी वो लेविटेट करते हुए एमिली की तरफ बढ़ती है, जिससे एमिली चिल्लाती है और अगले ही क्षण एमिली खुद को प्रेजेंट टाइमलाइन में पाती है जहां वो चीखे जा रही थी। क्रिश्चियन आके एमिली को संभालता है। इनफैक्ट क्रिश्चियन को शक होने लग गया था कि कहीं जेसी फिर से एमिली को ड्रग्स वगैरह तो नहीं दे दिया, जिसे कंज्यूम करने के बाद एमिली ऐसे बिहेव करने लगी है। अब यहाँ आश्चर्य की बात यह थी कि विच बोर्ड बेड पे एमिली के करीब था, जबकि हम विच बोर्ड को टेबल पे देखे थे। यहाँ दोस्तों मैं एक और बात मेंशन कर दूं कि अब तक न्यूज में यह आने लग गया था कि म्यूजियम से एक विच बोर्ड चोरी हुई है और एमिली इस न्यूज को देख ली थी, यानी कि एमिली को पता था कि ये विच बोर्ड चुराया हुआ आइटम है। स्टिल वो इसे ना तो रिटर्न करना चाहती थी, ना ही वो ये बात क्रिश्चियन को बताती है। जो भी हो, क्रिश्चियन अब तक एमिली को लेकर परेशान होने लग गया था और ऐसे में वो अपने एक्स ब्रूक से मिलता है। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन के हिसाब से एमिली अजीब तब से बिहेव करना शुरू कर दी है जब से ये विच बोर्ड घर में आया है, और इस विच बोर्ड के बारे में ब्रूक ही और डिटेल्स निकाल सकती है। ब्रूक बताती है कि ये बोर्ड एंशिएंट विकन प्रैक्टिस से रिलेटेड है और इसके बारे में ब्रूक से ज्यादा उसका एक फ्रेंड जानता है। विका काइंड ऑफ एक फेथ है जिसे आज भी कई लोग प्रैक्टिस करते हैं, और इसके बारे में जानने के लिए क्रिश्चियन को ब्रूक के साथ उस आदमी के घर जाना होगा जहां आज एक पार्टी है, मतलब वही जो ब्रूक का फ्रेंड है। दूसरी तरफ एमिली नहा रही होती है जब कुछ असाधारण गतिविधियां होती है, जिसके अंत में बाथटब से कुछ हैंड्स एमिली को टब के अंदर खींच लेते हैं। इससे एमिली खुद को काले पानी में पाती है, जहां उसे पास्ट का एक विजन आता है। ये विजन लेट 1600s का था, जब फ्रांस के किसी गांव में अमीलिया नाम की औरत थी और वो हर्ब्स वगैरह का इस्तेमाल करके लोगों को हील करती थी। लेकिन गांव का जो बिशप था ग्रोगन, वो अमीलिया को एक विच मानने लग गया था और ऐसे में पूरा गांव अमीलिया के खिलाफ था। बिशप ग्रोगन अकेले में अमीलिया से कहने लगता है कि वो अपनी ब्यूटी का इस्तेमाल करके सेटन को अट्रैक्ट की है और डेविल तुम्हारा लव है। ये कहने के बाद ग्रोगन अमीलिया को टच करने की कोशिश करता है और अमीलिया रेजिस्ट करती है
और इस गुस्से में ग्रोगन अपने हथियार से अमीलिया के शक्ल पे मारता है, जिससे अमीलिया के फेस पे परमानेंट स्कार्स आते हैं। अब दोस्तों ये वही स्कार्स है जिसे हमने विच के फेस पे भी देखा था, विच मींस कि अमीलिया ही आगे जाके विच बनेगी, जो मेन विच थी। खैर तो इसके बाद ग्रोगन अमीलिया को गांव छोड़ के भागने कहता है और गांव वाले भी अमीलिया पे पत्थर बरसा देते हैं, सेइंग कि वो एक विच है। जाते जाते अमीलिया कह जाती है कि तुम लोग मुझ जैसे साधारण औरत को विच करार दिए तो आगे मैं तुम्हें विच बन के ही दिखाऊंगी। अमीलिया ये कह के जंगल में भाग जाती है और वहाँ का मौसम भी बदल जाता है। इसी पॉइंट पे प्रेजेंट टाइम वाली जो अपनी एमिली है उसका विजन टूटता है और वो खुद को वापस शावर में ही सही सलामत पाती है। दूसरी तरफ क्रिश्चियन और ब्रूक उस अमीर बंदे के घर जाते हैं जो कि विकन प्रैक्टिस का एक्सपर्ट था, एंड ही वाज नन अदर देन अलेक्जेंडर बैप्टिस्ट। बैप्टिस्ट क्रिश्चियन को वेलकम करता है और यहाँ हम अजीब सी मास्क्ड पार्टी देखते हैं जहाँ वो ट्रिपलेट्स भी थी। क्रिश्चियन को ये सब अजीब लगता है, लेकिन बैप्टिस्ट बताता है कि आज फेस्टिवल ऑफ समर सॉल्स्टिस है जो कि सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ एक अजीब बात ये होती है कि बैप्टिस्ट कहता है कि वो क्रिश्चियन और ब्रूक के बीच कनेक्शन फील कर पा रहा है, जबकि क्रिश्चियन का कहना था कि ब्रूक बस उसकी दोस्त है। लेकिन दोस्तों जैसे ही बैप्टिस्ट ये बोल के अपना हाथ क्रिश्चियन के कंधे पे रखता है, क्रिश्चियन इमेजिन करता है कि वो ब्रूक के साथ इंटीमेट हो रहा है, ऑल्दो ये भ्रम तुरंत टूट जाता है। इसके बाद बात विच बोर्ड पे आती है जिसे पेंडुलम बोर्ड्स भी कहा जाता है, और बैप्टिस्ट बताता है कि ऐसे बोर्ड्स 1733 के दौरान पोप द्वारा आउटलॉड हो गए थे, यानी काइंड ऑफ बैन हो गए थे। उस टाइम पे अगर कोई ऐसे बोर्ड्स रखता था तो उसे स्टेक पे जिंदा जला दिया जाता था। ब्रूक बोर्ड की ड्राइंग बनाकर बैप्टिस्ट को दिखाती है और बैप्टिस्ट बताता है कि लेट 1600s के दौरान फ्रांस के छोटे गांव में एक ट्रैवलर पहुंचता है। ये ट्रैवलर पाता है कि गांव के सभी मर्द, औरत, बच्चे, मतलब जो कोई भी था, सब के सब बुरी तरह से खत्म पड़े थे। पहले ट्रैवलर को लगता है कि ये काम जिप्सीज का है, लेकिन जल्दी उसे पता लगता है कि ऐसा एक्चुअली में ये लोग खुद ही किए थे, यानी सभी एक दूसरे को ही खत्म कर दिए थे। अब ऐसा हुआ कैसे? पहले इस गांव में एक औरत को गांव वाले विच बोल के भगा दिए थे और फिर वही विच अपना कवन बनाई, मतलब अपना पूरा साम्राज्य बनाई, उसमें कई विचेस आई, एंड देन वही विच बोर्ड की मदद से कुछ ऐसा कर्स डाली जिससे गांव वाले आपस में एक दूसरे को समाप्त कर दिए। अब दोस्तों ऑफ कोर्स यहाँ बात उसी मेन विच की है जिसे हम शुरू से देखते आ रहे हैं, और इस विच की एक पोर्ट्रेट भी बैप्टिस्ट के घर में थी। विच का नाम फाइनली रिवील होता है, विच वाज नागा सॉथ, और उसे हंट कर रहा था बिशप ग्रोगन, जो कि और कोई नहीं बल्कि बैप्टिस्ट का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था। बैप्टिस्ट कहता है कि एमिली की जान अभी खतरे में है बिकॉज ऑफ दैट बोर्ड। इनफैक्ट पुलिस तक उस बोर्ड को ढूंढ रही है, इसलिए बैप्टिस्ट उनकी मदद करेगा टू फिक्स दिस सिचुएशन। अब क्रिश्चियन को बैप्टिस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन था भी नहीं, कि ये लोग पुलिस के पास बोर्ड लेके नहीं जा सकते थे। बोर्ड एक मिसिंग आइटम था, और अगर ये लोग पुलिस के पास जाते तो पुलिस इन्हें ही गिरफ्तार करती। दूसरी तरफ एमिली को जेसी का कॉल आता है जो कि उसे ड्रग्स बेचने की कोशिश करता है, और वहीं बैकग्राउंड में विच बोर्ड के ऊपर टंगा हुआ जो फिंगर बोन पेंडुलम था वो स्विंग करता है। एमिली अजीब ट्रांस में होती है और कुछ देर बाद क्रिश्चियन यहाँ आता है। एमिली क्रिश्चियन के साथ इंटीमेट होने लगती है और क्रिश्चियन को एमिली का बर्ताव अजीब लगता है, एज इफ वो अपने होश में नहीं है। एमिली को यह तक पता था कि क्रिश्चियन आज पूरा दिन अपनी एक्स के साथ था। यहाँ दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और क्रिश्चियन पूछता है कि क्या तुम्हें जेसी कुछ ड्रग्स वगैरह सप्लाई किया है। इस पे एमिली बोलती है कि बोर्ड मुझे बताया है कि आज के बाद जेसी मुझे कभी परेशान नहीं करेगा। सो यस, एमिली और क्रिश्चियन इंटीमेट हो रहे हैं। वहीं हम जेसी का सीन देखते हैं जहां जेसी एक बिल्डिंग के छत पे जाता है जो कि ड्रग लेने वाले लोगों का अड्डा था। यहाँ जेसी एक नई लड़की को किसी तरह से भारी ड्रग देने जाता है, लेकिन तभी यहाँ वो बिल्ली आती है, अगेन सेम बिल्ली जो कि जेसी के हाथ पे हमला कर देती है। ये बिल्ली जेसी के फेस पे जाके उसकी आईज को स्क्रैच करती है, जिससे जेसी को कुछ दिखता नहीं, और जेसी इधर उधर भागते हुए अनबैलेंस होता है और सीधा छत से नीचे एक स्टैचू की तलवार पे गिर के खत्म हो जाता है। पैरेलल में विच बोर्ड पे पेंडुलम डेथ वाले सिंबल पे रुकता है और इंटीमेट हो रही एमिली की जगह हम नागा सॉथ को देखते हैं, लेकिन फिर अगले ही क्षण वहाँ एमिली थी जो कि अपने होश में आती है। होश में आते एमिली एकदम डरने लगती है और उसे समझ ही नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। क्रिश्चियन उसको काम डाउन करता है और अगले दिन वो तुरंत बैप्टिस्ट और ब्रूक को लेके आता है ताकि ये दोनों एमिली की मदद कर सके। बस फिर क्या था, बैप्टिस्ट यहाँ रिचुअलिस्टिक सेटअप करता है, देन वो विच बोर्ड पे फिंगर बोन वाली पेंडुलम घुमाता है और 10 तक काउंट डाउन करके एमिली को सुला देता है थ्रू हिप्नोटिज्म। या कई चीजें इधर उधर उड़ती है, जैसे एमिली की जो क्रॉस थी वो तक दीवार में जाके लग जाती है। फिर जो पेंडुलम था वो एक्चुअली में बोर्ड के ऊपर सर्कल्स में नाचने लगता है और एक ग्लो प्रोड्यूस करने लगता है। इसी के पैरेलल में हमें 1690s का सीन दिखाया जाता है जहां बिशप ग्रोगन नागा सोथ को जेल में कैद करके रखा था और वो नागा सोथ को विच बोर्ड यूज करके दिखाने को कहता है। नागा सोथ बताती है कि इस विच बोर्ड की जो फिंगर बोन पेंडुलम है ना, उसे वो अपनी ही रिंग फिंगर काट के बनाई है। अब नागा सोथ जब बोर्ड यूज करती है
तो उसकी पेंडुलम भी ठीक वैसे ही रोटेट करती है जैसे प्रेजेंट टाइमलाइन में बैप्टिस्ट की रोटेट हो रही हो। और ऐसा प्रतीत होता है कि भले इन दो इंसिडेंट्स की टाइमलाइन अलग है, लाइक एक प्रेजेंट टाइम में है, एक 1690s में, लेकिन दोनों इंसिडेंट्स एक साथ ही हो रही है। इससे दोनों टाइमलाइंस में चीजें वाइब्रेट करती हैं और एकदम से सब कुछ शांत हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ हुआ क्या। दरअसल दोस्तों, बैप्टिस्ट यहाँ गेम खेला जहाँ वो रिचुअल करके 1690s वाली विच नागासोथ को प्रेजेंट टाइमलाइन में बुला लिया था। इसका मतलब है कि एमिली के बॉडी में अब नागासोथ है और 1690s में नागासोथ की बॉडी में एमिली चली गई है। तो यस, प्रेजेंट में एमिली जो कि नागासोथ है वो ऐसे एक्ट करती है एज इफ वो ठीक हो गई है और उसे बोर्ड की जरूरत अब नहीं है। बैप्टिस्ट भी स्माइल करते हुए कहता है कि वो ये बोर्ड ले जाके अथॉरिटीज को लौटा देगा, लेकिन ऑफ कोर्स वो ऐसा नहीं करने वाला। वहीं 1690s में नागासोथ के अंदर एमिली आई है और उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो जेल में क्यों बंद है। इनफैक्ट उसे तो यहाँ का लैंग्वेज तक समझ में नहीं आ रहा था। बगल वाले सेल की एक बूढ़ी कहती है कि तुम तो इंग्लिश बोल रही हो, यानी नागासोथ अपनी डेथ को एस्केप करके तुमसे रिप्लेस हो गई है। अब क्योंकि दोस्तों 1690s के इस फ्रेंच गांव में इंग्लिश किसी को नहीं आती थी, तो सब नागासोथ रूपी एमिली की भाषा को डेविल्स लैंग्वेज बोल रहे थे और उसे स्टेक पे जलाने के लिए तैयार थे। कमिंग टू करंट टाइमलाइन, एमिली जो कि असल में नागासोथ है, वो जंगल में उस जगह पे जाती है जहां लालची चोर खत्म पड़ा था। उसके शरीर पे अजीब लाल मशरूम उग चुका था और इसे एमिली कलेक्ट करती है। अब आज रात ही रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी जिसमें कई डिशेस थे और ऑन्ट्रे डिश में ही एमिली इस फ्रेश मशरूम को रखवाती है। इनके रेस्टोरेंट में टाइम्स मैगजीन से एक फूड क्रिटिक भी आने वाला था जिसका नाम था मिस्टर डूशे, और एमिली एकदम कॉन्फिडेंटली उसे वेलकम करती है। अब ये क्रिश्चियन के लिए आश्चर्य वाली बात थी क्योंकि यूजुअली एमिली इतनी कॉन्फिडेंट लड़की नहीं थी, लेकिन हम तो जानते हैं कि ये एमिली के भेष में नागासोथ है। इस पार्टी में बैप्टिस्ट और ब्रूक भी आते हैं और धीरे धीरे डिनर सर्व होना शुरू होता है। बैप्टिस्ट क्लियरली ब्रूक से कहता है कि वो आज यहाँ कुछ भी ना खाए। इनफैक्ट वो भी कुछ नहीं खा रहा था, स्पेशली दोज रेड मशरूम्स। बाकी डाइनर्स डिनर खाना शुरू करते हैं एंड एज एक्सपेक्टेड एमिली द्वारा लाए गए स्पेशल रेड मशरूम में कुछ तो ऐसा था जिससे सभी को खाना बहुत टेस्टी लगता है। सभी एकदम हॉट फील करने लगते हैं और उनका बर्ताव अजीब होने लगता है। लाइक एक लेडी जैक को इनअप्रोप्रिएटली टच करने लगती है जो कि बस सर्व कर रहा था, और इससे उस लेडी का जो पति था वो गुस्सा होने लगता है। इन जनरल पूरे रेस्टोरेंट में लोग विचलित हो रहे थे। एक केओस वाला इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा था जहां लोग एक दूसरे पे गुस्सा हो रहे थे और जल्दी सब एक दूसरे पे हमला करना शुरू करते हैं। एमिली यहाँ नुकीले चाकू भी बांट देती है जिससे कुछ ही सेकंड में सभी एक दूसरे को खत्म करने लगते हैं। इनफैक्ट जो टाइम्स मैगजीन वाला बंदा आया था ना, मिस्टर डूशे, उसको जो सर्व किया जाता है उसमें एक हाथ था। लिटरली ये वही हाथ होगा जो कि पहले कटा था, इसका रिची का। वहीं हमें दिखाया जाता है कि विच बोर्ड पे पेंडुलम मूव होकर स्कल सिंबल पे था, विच मींस डेथ, और तभी तो लोग यहाँ सबको एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। इसी के पैरेलल में हमें 1690s का भी सीन दिखाया जाता है जब एक गांव में सभी मर्द, औरत और बच्चे समाप्त हुए थे, और तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था। क्रिश्चियन के एम्प्लॉय भी मशरूम टेस्ट की थी और उसे क्रिश्चियन का चेहरा अजीब हंसता हुआ दिख रहा था। देन उसे क्रिश्चियन के चेहरे की जगह सिर्फ स्कल दिखता है। वो ट्रांस में जाके क्रिश्चियन पे हमला करने का सोचती है, लेकिन क्रिश्चियन उससे बचता है। वहीं रेस्टोरेंट के डाइनिंग एरिया में तो लोग जैक और जैकी तक को समाप्त कर दिए थे। विच बोर्ड पे पेंडुलम मेड्यूसा पे जाता है और हमें गेस्ट को मेड्यूसा बन के सब पे अटैक करते देखते हैं। मतलब वो लिटरली नहीं बनी होगी, लेकिन ऐसा लोगों को इमेजिन हुआ होगा। टाइम्स वाला रिपोर्टर मिस्टर डूशे यहाँ क्रिश्चियन पे अटैक करता है, लेकिन क्रिश्चियन समहाउ पलटवार करके रिपोर्टर को खत्म करता है। उसी मोमेंट पे पुलिस आती है जो कि क्रिश्चियन के हाथ में चाकू देखती है और ऐसे में पुलिस क्रिश्चियन पे गोली चला देती है। क्रिश्चियन समहाउ भागता है और बाहर उसे पुलिस ऑलमोस्ट घेर लेती है, लेकिन तभी एन वक्त पे ब्रूक अपनी कार में क्रिश्चियन को बिठा के भगाती है। इसी सब के बीच एमिली ये सब एंजॉय कर रही थी और वो बैप्टिस्ट के साथ निकल लेती है। अब दोस्तों, क्रिश्चियन देख लिया था कि एमिली बैप्टिस्ट के साथ गई है, इसलिए वो बैप्टिस्ट के घर जाने का प्लान करता है। ब्रूक कहती है कि बैप्टिस्ट आज रात ही यूरोप निकल रहा है, तो इन्हें अभी तुरंत वहां जाके कुछ तो करना होगा। बस फिर क्या था, ये दोनों बैप्टिस्ट के घर पे जाते हैं जहां क्रिश्चियन कार की डिक्की में छुप जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बैप्टिस्ट के लोग ब्रूक को जानते थे और उसे अकेले इजीली अंदर जाने देते। सो यस, क्योंकि क्रिश्चियन छिप गया तो ब्रूक इजीली एंट्री ले पाई और ये दोनों अब कैंपस में एंट्री ले चुके हैं। अब थोड़ी देर बाद ब्रूक गाड़ी रोकती और यहाँ बैप्टिस्ट के आदमी आके क्रिश्चियन को पकड़ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रूक बैप्टिस्ट के लिए काम कर रही थी और वो क्रिश्चियन को बहला फुसला के पकड़वा चुकी है। ब्रूक कहती है कि उसे भी विकन प्रैक्टिस करना है, जिसके कारण वो ऐसा करी है। इसके बाद ये लोग क्रिश्चियन को बंदी बना के बैप्टिस्ट के पास ले जाते हैं जहां क्रिश्चियन को उसी रिचुअल सर्कल में चेयर पे बिठाया जाता है। बैप्टिस्ट कहता है कि नागासोथ को अपना रिवेंज फिर से लेना था, लाइक 1690s, ताकि वो ट्रूली रिबॉर्न हो सके। इसीलिए रेस्टोरेंट वाला जो पूरा कांड था वो किया गया है, जो कि 1690s वाले कांड से मिलता है। बैप्टिस्ट के हिसाब से नागासोथ वन ट्रू विच है जिसके अंदर द स्कॉर्न ऑफ लिलिथ
और द मैजेस्टी ऑफ क्लियोपैट्रा है। बट द क्वेश्चन वाज कि इफ एमिली के अंदर नागा सॉथ ट्रूली रिटर्न करी है तो वो बैप्टिस्ट की बात क्यों मानेगी? बैप्टिस्ट के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे बिशप ग्रोगन, वो तो नागा सॉथ को हंट कर रहे थे, राइट? वेल, बैप्टिस्ट कहता है कि उसकी फैमिली को हमेशा से पता था कि नागा सॉथ की पावर क्या है और बैप्टिस्ट एक्चुअली में नागा सॉथ का मास्टर बनना चाहता है। इसी के पैरेलल में हमें 1690s का सीन दिखाया जाता है जहां नागा सॉथ, जिसके अंदर फिलहाल एमिली है, उसे स्टेक पे डाल के गांव वाले जलाने वाले थे और नागा सॉथ रूपी एमिली बहुत ज्यादा परेशान थी। नाउ कमिंग बैक टू बैप्टिस्ट, वो बताता है कि क्रिश्चियन इंटरनेट पे एक फोटो देखा था, राइट? और उसमें जो एक लेडी खत्म हुई थी वो विक्टिम नहीं बल्कि एक विच थी। वो औरत नागा सॉथ की डायरेक्ट ब्लड लाइन थी और उस औरत की एक बेटी थी जिसे ऑर्फनेज में डाला गया था। और दोस्तों, एमिली भी ऑर्फनेज में ही पली बढ़ी है, यानी कि बैप्टिस्ट कंक्लूड कर रहा था कि एमिली एक्चुअली में उस विच की बेटी हुई, जिससे वो भी नागा सॉथ की ब्लड लाइन हो गई। इस पॉइंट पे हम एमिली को एंट्री लेते देखते हैं, जो कि नागा सॉथ विच की तरह ड्रेस्ड थी। इनफैक्ट उसके फेस पे स्कार भी था। एमिली रूपी नागा सॉथ क्रिश्चियन को किस करती है और यहाँ विच बोर्ड का पेंडुलम नाचना शुरू करता है। इससे क्रिश्चियन को विजन आता है कि 1690s वाले एरा में उसकी एमिली नागा सॉथ की बॉडी में फंसी है और जलाई जाने वाली है। इसके तुरंत बाद बैप्टिस्ट के लोग क्रिश्चियन पे हमला करते हैं, लेकिन क्रिश्चियन पलटवार करता है और वो एमिली पे ही चाकू तान देता है। बैप्टिस्ट इससे नहीं डरता, रादर वो अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बिशप ग्रोगन का कोट और क्रॉस पहनता है, देन कहता है कि नागा सॉथ का ट्रांसफरेंस कंप्लीट हुआ और क्रिश्चियन अब कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, इस पॉइंट पे आता है एक ट्विस्ट ये कि एमिली के अंदर वाली नागा सॉथ अब पूरी तरह से ट्रांसफर हो चुकी थी, तो वो बैप्टिस्ट को एज ग्रोगन देखती है और क्योंकि ग्रोगन ही उसकी जिंदगी बर्बाद किया था, तो एमिली बैप्टिस्ट पे हमला कर देती है। एमिली को रोकने वो ट्रिपलेट्स आती हैं जिनको एमिली निपटाने लगती है और इस पॉइंट पे ब्रूक का भी हृदय परिवर्तन होता है। ऐसे में ब्रूक भी बैप्टिस्ट के लोगों पे हमला करती है और मौके का फायदा उठा के क्रिश्चियन विच बोर्ड उठाता है और आग में फेंक देता है। इससे बोर्ड ग्रीन फ्लेम्स में जलने लगती है और एमिली भी ग्रीन फ्लेम्स में जलती है। ये ग्रीन फ्लेम एनर्जी बोर्ड के थ्रू ट्रांसफर होकर 1690s में जाती है और यहाँ वापस से स्वैप होता है, यानी कि रियल एमिली वापस अपने शरीर में आ गई। वहीं नागा सॉथ भी अपने शरीर में चली गई है, जो कि फिलहाल स्टेक पे जलने वाली है इन 1690s। और बीच में मैंने 1690s को 1960 बोल दिया है, तो सॉरी, वो बीच में फ्लो में निकल गया है। बट हाँ, ईयर 1690s है, 1960 नहीं है। नाउ 1690s में लोग देखते हैं कि नागा सॉथ जल नहीं रही और ऐसे में ग्रोगन आग में जाता है ताकि वो नागा सॉथ का सर धड़ से अलग कर सके। लेकिन दोस्तों, नागा सॉथ ग्रोगन का गला पकड़ के उसे भी अपने साथ ही आग में रोक लेती है, जिससे दोनों जल जाते हैं। कमिंग टू प्रेजेंट, बैप्टिस्ट क्रिश्चियन को 2 गोली मारता है, देन आग से विच बोर्ड निकालता है। इससे बैप्टिस्ट के शरीर में आग लग जाती है और इसी मौके का फायदा उठा के क्रिश्चियन बैप्टिस्ट पे अल्कोहल फेंकता है, जिससे आग फैल जाती है। इस फैले हुए आग से बैप्टिस्ट जलता है, लेकिन बैप्टिस्ट समहाउ आग बुझाता है और तब तक एमिली उठ गई थी, जो कि रियल एमिली ही है, और वो बैप्टिस्ट के सर में गोली मार के उसे निपटा देती है। इसके बाद एमिली क्रिश्चियन को चेक करती है, जो कि सरवाइव नहीं कर पाता और जाते जाते वो एमिली को क्रॉस देके जाता है। इसके बाद मौका वारदात पे पुलिस आती है और यहाँ सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि विच बोर्ड अब भी बच गया है और यहाँ एमिली और ब्रूक अब एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। पुलिस वाले बैप्टिस्ट का शरीर बॉडी बैग में डालते हैं और इससे पहले बॉडी बैग बंद होता, बैप्टिस्ट की आंखें खुलती है, जो कि थोड़ी लाल थी। यहाँ सीन कट होता है और हमें वेटिकन सिटी रोम का दृश्य दिखाया जाता है, जो कि कुछ समय बाद का दृश्य है। और यहाँ ब्रूक जो है वो ये विच बोर्ड एक कैथोलिक आर्च बिशप को बेच देती है। इसके लिए आर्च बिशप ब्रूक को डायमंड्स देता है और यहाँ हम ब्रूक के साथ एमिली को भी देखते हैं। इनफैक्ट एमिली ही इन डायमंड्स को अपने पर्स में रखती है। अब इनके जाते आर्च बिशप उस फिंगर बोन वाले पेंडुलम का इस्तेमाल करता है और हम प्रीस्ट के पीछे नागा सॉथ को आते देखते हैं। प्रीस्ट या आर्च बिशप चिल्लाता है और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी विच बोर्ड फिल्म की कहानी, जो कि काफी क्लियर है। लेकिन अब हम फिल्म से जुड़ी कुछ थियरीज पे बातें करेंगे। तो सबसे पहले अगर एंडिंग की बात की जाए तो ब्रूक यहाँ ये विच बोर्ड वेटिकन के आर्च बिशप को देती है और ये काफी कैलकुलेटेड मूव था। ब्रूक जानती थी कि ये विच बोर्ड कितना खतरनाक है और इसलिए वो इस विच बोर्ड का कल्चरल वेट यूज करके चर्च जैसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन को इम्प्लीकेट करती है। मतलब ब्रूक ने बोर्ड वापस अथॉरिटी के हाथ में दे दिया, क्योंकि वही बोर्ड को समझकर उसे यूज कर पाएंगे और इसके बदले ब्रूक और एमिली को डायमंड्स भी मिल गए। वो अलग बात है कि आर्च बिशप बोर्ड का इस्तेमाल किए, जिससे आर्च बिशप के ऊपर नागा सॉथ का हमला हुआ। दिस ऑल्सो टेल्स अस कि भले 1690s में नागा सॉथ खत्म हो गई हो, लेकिन उसका बस शरीर खत्म हुआ है, क्योंकि उसकी पावर्स अब भी बोर्ड से कनेक्टेड है ही। देखा जाए तो बोर्ड अपने आप एक्टिव होती है और जो भी उसे यूज करता है उसके थ्रू विच की एसेंस या विजन ट्रांसफर हो सकती है। बोर्ड को सील करने का एक ही तरीका है कि उसके फिंगर बोन पेंडुलम को बोर्ड के बीच वाले आई पॉकेट में डाल दो। इसके बाद पेंडुलम खुद से मूव नहीं होगा और विच बोर्ड भी वर्क नहीं करेगा।
या एटलीस्ट पेंडुलम को विच बोर्ड से दूर रखो। नाउ कमिंग टू बैप्टिस्ट, वो भले खत्म हो गया हो लेकिन एंड में एकदम से उसकी आंख खुलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बैप्टिस्ट एक पावरफुल ऑकल्टिस्ट था और वो इतना पावरफुल था कि वो नागा सॉथ तक को कंट्रोल करने की सोच रहा था। वो विकन रिचुअल्स प्रैक्टिस करता था और उसके अंदर मेरे ख्याल से कुछ विचेस भी थी, लाइक जो आशा ट्रिपलेट्स थी वो भी विचेस ही थी जो कि उसके साथ काम करती थी। ऐसे में बैप्टिस्ट के लिए मौत को चकमा देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसका शरीर भले खत्म हुआ है लेकिन अब उसकी बॉडी एक विसल की तरह काम कर सकती है। एक थ्योरी ये भी कहती है कि नागा सॉथ ने मरते वक्त अपनी कुछ पावर्स बैप्टिस्ट में अननोइंगली ट्रांसफर कर दी, क्योंकि टेक्निकली बैप्टिस्ट भी उसी ग्रोगन की फैमिली से है जिसके साथ नागा सॉथ का हिस्ट्री रह चुका है। बैप्टिस्ट अब इंसान नहीं बल्कि एक अनडेड वेसल की तरह बन चुका होगा जो कि सीक्वल में वापस आ सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो विच बोर्ड एक ट्रांसफर मीडियम जैसा है जहां इंसानी रूह डिफरेंट टाइमलाइंस में ट्रैवल कर सकती है। देखो, आइडियली 1690s की इवेंट्स हो चुकी है और अब प्रेजेंट डे चीजें कई सालों बाद हो रही है, लेकिन फिल्म में दोनों इवेंट्स पैरेलल में हो रही थी एज इफ दोनों टाइमलाइंस कनेक्टेड है। फिल्म जानबूझकर इसको ब्लर करती है क्योंकि ऑफ कोर्स ये लोग डार्क जैसा टाइमलाइन वाला खेल तो नहीं कर सकते ना, टाइम ट्रैवल जैसा, तो चीजों को सिंपल रखा गया है। ऑल्दो इससे काफी सवाल क्रिएट होते हैं जिसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। वैसे मेरा आंसर ये होगा, मतलब मेरा मानना ये है कि सब एक इनफाइनाइट लूप की तरह है। पास्ट यानी 1690s में नागा सॉथ का जलना और प्रेजेंट में एमिली का बचना, ये दोनों इवेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर एमिली पास्ट में जाकर नागा सॉथ को नहीं रोकती तो प्रेजेंट में बोर्ड कभी पावरफुल नहीं बनता, और अगर बोर्ड पावरफुल नहीं होता तो एमिली कभी पास्ट में नहीं जाती। ये काइंड ऑफ ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसा है। इसका मतलब है कि एमिली कभी भी इसे कर्स से भाग नहीं सकती, मतलब ये उसकी डेस्टिनी है, उसकी किस्मत है। अब एक और पॉइंट ये आता है कि अंत में ब्रूक बैप्टिस्ट को धोखा क्यों दी। वेल, इसके दो पहलू हो सकते हैं। पहला पहलू कि ब्रूक कभी भी पूरी तरह से विकन रिचुअल्स प्रैक्टिस नहीं की थी और वो एज पे थी। वो किसी भी तरफ पलट सकती थी, और ऐसे में जब वो बैप्टिस्ट की बेरहमी देखी तो वो एंड में एमिली और क्रिश्चियन को सपोर्ट की। वहीं दूसरा पहलू ये है कि ब्रूक सर्वाइवल ड्रिवन अपॉर्चुनिस्ट थी और उसने बैप्टिस्ट को एक्सप्लॉइट किया, फिर बोर्ड को सेल करके अपनी सेफ्टी या फिर वेल्थ को भी सिक्योर कर ली। मतलब वो मौका देखती थी कि कौन सा पलड़ा भारी है, जिसका भारी है उसकी तरफ हो जाएंगे। कुछ फैन थियरीज का कहना है कि ब्रूक एक्चुअली कल्ट सिंपैथाइजर थी पहले से ही, और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हिस्ट्री सीन्स हिंट करते हैं कि वो ऑकल्ट से ऑलरेडी फेमिलियर थी, इसलिए उसका फाइनल ट्रेड लॉजिकली सेल्फ प्रिजर्विंग स्टेप हो सकता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द बोर्ड, वेल ये बोर्ड भले थोड़ा जला लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। मे बी थोड़ा डैमेज हुआ होगा लेकिन इसकी पावर्स अब भी पूरी तरह से इंटैक्ट है। बोर्ड के बनावट पे ध्यान दे तो ये पता चलता है कि विच बोर्ड 3 लेयर्स में बटा हुआ है, जिसमें सबसे सेंटर में वो अजीब ऑल सीइंग आई है जो सीधे यूजर को घूरती है। ये ना सिर्फ पेंडुलम रखने की हिडन कंपार्टमेंट थी बल्कि इसे गेटवे टू द स्पिरिट वर्ल्ड माना जा सकता है। इसके बाहर के सर्कल में शायद 12 ज़ोडिएक साइंस हैं जैसे कि स्कॉर्पियो, लियो, पाइसेस एक्सेट्रा, जो शायद ये दिखाता है कि ये बोर्ड सिर्फ आत्माओं से नहीं बल्कि प्लैनेटरी पोजीशन से किस्मत से भी जुड़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका आउटर रिंग, जहां हम स्कल जो कि मौत को डिपिक्ट करता है उसे देखते हैं, देन सेवर्ड हैंड को देखते हैं जो कि जब भी आता है तो इंसान का हाथ कटता है एज ए सैक्रिफाइस, फिर हार्ट को देखते हैं जो कि दिल या प्यार को डिनोट करता है, फिर मेड्यूसा का सर देखते हैं जिसका एग्जांपल हम रेस्ट्रॉ में देखे कि जब मैडनेस फैल रहा था तो एक मेड्यूसा जैसी लड़की बन गई थी और वो भी अटैक करती है। फिर हम आंख देखते हैं जो कि इजिप्शियन सिंबल ऑफ लाइफ है, एक क्राउन देखते हैं जो कि पावर या फिर जो राजा होते हैं उनका सत्ता होता है उसको डिनोट करता है। फिर बोर्ड में ग्रीन सेक्शंस में कुछ लैटिन शब्द भी लिखे हैं लाइक वेरिटा जिसका मतलब होता है सच, देन ऊपर नॉन लिखा है जो कि उस बोर्ड को एक डार्क कंपस जैसा बनाता है जो सिर्फ यस नो नहीं बल्कि बुरे अंजाम भी बताता है। यहाँ यस नो का भी एक सेक्शन है। देन सेटन वाला गोट हॉर्न सिंबल है एंड मेनी मोर। लेकिन सिंबल्स जो भी हों, एक बात तय है कि ये बोर्ड सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही लाता है। अब कई व्यूअर्स का ये भी मानना है कि फिल्म एक फेट लूप पे बेस्ड है। नागा सॉथ ने अपनी कर्स ऐसी सेट करी है कि फ्यूचर में कोई उसको वापस जरूर लाएगा, और ऐसे में हर अटेम्प्ट जब भी आप करते हैं जिससे आप बोर्ड को डिस्ट्रॉय कर सकें, वो इस लूप को सिर्फ ब्रीफली डिले करता है। अगर ऐसा है तो बैप्टिस्ट, ब्रूक, आर्च बिशप सब लूप के एजेंट्स हैं और यहाँ कोई आपको ट्रू क्लोजर नहीं मिलता है जो कि इस फिल्म में भी नहीं मिला, और ये तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम ओरिजिनल पैटर्न तक नहीं पहुंच जाए, मतलब जो ओरिजिनल साइकिल का परसिक्यूशन हुआ था उस जगह तक ना पहुंचे। ये थ्योरी फिल्म के रिपीटेड 1690s और प्रेजेंट पैरेलल से सपोर्टेड है, और ऐसे में इस फिल्म की कई पार्ट्स आ सकते हैं। ऑल्सो अगर फिल्म की यूनिवर्स में चर्च जैसे पावरफुल इंस्टीट्यूशंस बोर्ड को अपना रहे हैं तो वो ऑकल्ट की नॉलेज को वेपनाइज कर सकते हैं, जैसे रिचुअल, स्टेट लेवल मैनिपुलेशन, प्रोपेगेंडा या कंट्रोल्ड रिजरेक्शन। ये ऑब्वियसली स्पेकुलेटिव है लेकिन फिल्म का वैटिकन कट इसी पैरानोया को लाइट करता है। मतलब इविल अब प्राइवेट कलेक्टर्स और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस दोनों में घुस चुका है, और लास्ट सीन भी यही डिनोट करता है।
तो फिल्म की शुरुआत में हम एक डॉग को देखते हैं जिसका नाम इंडी है और ये नोवा स्कॉटिया डक टोलिंग रिट्रीवर ब्रीड का डॉग है। इंडी काउच पे अपने मास्टर टॉड के साथ सो रहा होता है जब उसकी नींद टॉड के एक फोन कॉल वाइब्रेशन से खुलती है। घर पे टीवी का स्टैटिक आ रहा था और इंडी नोटिस करता है कि पास वाले दीवार पे कुछ शैडो जैसा दिख रहा है। देन इंडी का ध्यान अपने ओनर टॉड की तरफ जाता है जो कि काउच पे ही अजीब हालत में बैठा हुआ था और टॉड के फोन पे खून की बूंदें गिरती है। ये खून टॉड के मुंह से निकल रहा था और टॉड बहुत ज्यादा बीमार प्रतीत हो रहा था। वो ढंग से सांस भी नहीं ले रहा था। हम देख पाते हैं कि टॉड को उसकी बहन वेरा का कॉल आ रहा था और इंडी को आभास हो जाता है कि टॉड की हालत ठीक नहीं है। तभी घर के अंदर शायद वेरा आ जाती है और वो टॉड की ये हालत देखती है। वो तुरंत इमरजेंसी नंबर्स पे कॉल करके एम्बुलेंस बुलाती है ताकि टॉड को बचाया जा सके। यहाँ सीन कट होता है जिसके बाद हमें एक मोन्टाज दिखाया जाता है। इसमें हम इंडी को देख पाते हैं जब वो फर्स्ट टाइम टॉड की फैमिली का हिस्सा बना था और तब इंडी एक क्यूट पपी था। हम इंडी को बड़ा होते देखते हैं। देन टॉड, इंडी और वेरा की बॉन्डिंग को समझ पाते हैं और इन्हीं फुटेजेस के बीच हमें ये भी दिखाया जाता है कि कैसे टॉड बीमार होने लग गया था। इनफैक्ट उसका इलाज भी चल रहा था। अब ये बीमारी क्या है उस पे हम थ्योरीज में खुल के बात करेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड काफी एक बड़ी सी थ्योरी है। फॉर नाउ हम बस इतना समझ पाते हैं कि जो कुछ भी बीमारी टॉड को थी उससे वो ठीक हो गया था। ऑल्दो ओपनिंग सीन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद ये बीमारी टॉड के पास वापस आ गई है। खैर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ टॉड इंडी के साथ न्यूयॉर्क टाउन से बाहर निकल गया है और वो अपने ग्रैंडफादर के घर पे स्टे करने की सोच रहा है जो कि काफी रूरल एरिया में है। वहाँ आसपास सिर्फ जंगल ही है। इस बात से वेरा बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि बीमारी की हालत में टॉड को केयर की जरूरत थी, न कि इस तरह के आइसोलेशन की। टॉड बारिश में वेरा से कॉल पे अपने ग्रैंडपा के कंपाउंड की के बारे में पूछ रहा था जो कि वो मेन गेट के आसपास ही कहीं छिपाए थे। वहीं इंडी कार में होता है जहां इंडी कार के पीछे एक ब्लैक शैडो को नोटिस करता है। इसी बीच टॉड को की मिल जाती है और वो इंडी के साथ अपने ग्रैंडपा के कंपाउंड में एंट्री लेता है और घर की ओर बढ़ने लगता है। यहाँ टॉड के फोन पे वेरा का एक टेक्स्ट मैसेज आता है सेइंग कि डिड इट कम बैक। दोस्तों आप इस टेक्स्ट मैसेज को याद रखिएगा क्योंकि इस पे हम थियरी सेक्शन में बातें करेंगे। फॉर नाउ टॉड और इंडी ग्रैंडपा वाले घर पहुंचते हैं जहां इंडी पहले तो कार से उतर ही नहीं रहा था एज इफ वो यहाँ कुछ ईविल महसूस कर लिया है। बट देन इंडी कार से फाइनली उतरता है और ये दोनों घर ओपन करते हैं। इस जगह पे जोरों की बारिश हो रही थी और फोरकास्ट भी और ज्यादा बारिश की थी एक्सेप्ट फ्राइडे मॉर्निंग। घर में अंदर जाने से पहले इंडी को बाहर से एक डॉग की आवाज सुनाई देती है जो कि टॉड नहीं सुन पाया था। खैर इसे इग्नोर करके इंडी घर में आता है और हम देख पाते हैं कि इस घर की इलेक्ट्रिकल्स कुछ ठीक नहीं थी। लाइट्स वगैरह फ्लिकर करती थी और कंसिस्टेंट लाइट के लिए या तो यहाँ आप गैस लैंप जला सकते हैं या फिर आपको जनरेटर का जुगाड़ करना होगा जिससे लाइट दी जाएगी। ये घर ठीक ठाक बड़ा था जहाँ ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, बेसमेंट, इनफैक्ट एक सेलर तक मौजूद था। घर के अंदर हम टैक्सीडर्मी भी देख पाते हैं। अब जिन्हें टैक्सीडर्मी नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि टैक्सीडर्मी एक ऐसी आर्ट और साइंस है जिसमें खत्म हुए एनिमल्स की बॉडी को प्रिजर्व करके उन्हें बिल्कुल जिंदा जैसा दिखाया जाता है। इस प्रोसेस में एनिमल की रियल स्किन को निकालकर उसे साफ किया जाता है और फिर एक आर्टिफिशियल ढांचा या मॉडल के ऊपर फिट किया जाता है ताकि वो अपनी नेचुरल पोजीशन में दिखे। इसका इस्तेमाल अक्सर म्यूजियम में एजुकेशन के लिए किया जाता है। देन कई लोग हंटिंग करते हैं तो इसे ट्रॉफी की तरह रखते हैं, बट मोस्टली घर में इसे प्यारे पेट की याद को संभाल कर रखने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। एनीवेज इंडी टॉड के पीछे जाता है जो कि बेसमेंट चेक करने गया था और टॉड कहता है कि नीचे कुछ गंदा स्मेल आ रहा है। इसके बाद टॉड घर के टीवी पे अपने ग्रैंडपा के VHS टेप्स देखता है और इन टेप्स को देखते वक्त वो वेरा से भी कॉल पे बात कर रहा था। ग्रैंडपा के पास कुछ हॉरर मूवीज और होम वीडियोस से बने VHS टेप्स थे। इन टेप्स और कॉन्वर्सेशन से हमें काफी इन्फो मिलता है। सबसे पहली बात ये कि टॉड के ग्रैंडपा के पास भी एक पेट डॉग था नेम्ड बैंडिट। वैसे तो उनके पास ढेर सारे डॉग्स थे लेकिन मोस्टली डॉग्स भाग जाते थे, लेकिन बैंडिट उनके साथ रहा था। नाउ वेरा का मानना था कि ग्रैंडपा वाला हाउस हॉन्टेड है, लेकिन टॉड इस बात पे यकीन नहीं करता था। वेरा कहती है कि उस घर में कोई कुछ वीक से ज्यादा नहीं रह सकता था एक्सेप्ट ग्रैंडपा जो कि लाइफ टाइम रहे, लेकिन ये घर ही उन्हें समाप्त किया। इसी सब के दौरान इंडी को घर में वापस से एक शैडो दिखती है। इंडी तुरंत घर में इधर उधर छानबीन शुरू करता है और उसके थ्रू ही हम इस घर को देख पाते हैं जो कि काफी भरा पड़ा था। यहाँ ढेर सारा सामान अनऑर्गेनाइज्ड वे में पड़ा हुआ था। इंडी को ऊपर वाले कमरे के कॉर्नर में वापस शैडो दिखता है, लेकिन टॉड के लैंटर्न लेके आने पे ये शैडो गायब हो चुका था। अब अगली सुबह टॉड और इंडी वुड्स में जाते हैं जहां हम इंडी के पीछे एक इंसान को आते देखते हैं। ये बंदा एक्चुअली में टॉड के ग्रैंडपा का
नेबर था नेम्ड मिस्टर डाउन्स, और मिस्टर डाउन्स यहाँ हंटिंग जैसे आउटफिट में थे। मिस्टर डाउन्स टॉड को वार्न करते हैं कि इस पूरे एरिया में वो फॉक्स ट्रैप्स लगाए हुए हैं क्योंकि अभी फॉक्स हंटिंग सीजन है, तो टॉड को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, स्पेशली फॉर इंडी। मिस्टर डाउन्स अपना एक ओल्ड जनरेटर भी टॉड को ऑफर करते हैं ताकि टॉड के घर में इलेक्ट्रिसिटी ढंग से आ सके। साथ ही मिस्टर डाउन्स ये भी कहते हैं कि टॉड को अगर कोई भी हेल्प लगे तो वो उनसे मदद मांग सकता है। वैसे मिस्टर डाउन्स इस बात से थोड़े आश्चर्यचकित थे कि टॉड यहाँ शिफ्ट हो रहा है क्योंकि इस घर में टॉड के ग्रैंडपा बुरी हालत में खत्म हुए थे। अब कैसे खत्म हुए थे, वेल वो आपको कहानी में आगे पता चलेगा ही। फॉर नाउ शाम ढलती है और टॉड मिस्टर डाउन्स के यहाँ से उनका ओल्ड जनरेटर लेके आता है। यहाँ वेरा वापस टॉड को कॉल करती है आस्किंग क्या इंडी इधर उधर ज्यादा स्निफ कर रहा है एज ए फाइंडिंग समथिंग, क्योंकि हो सकता है कि इंडी घोस्ट को सेंस कर रहा हो। डॉग्स की स्मेल और सिक्स्थ सेंस ह्यूमन से ज्यादा स्ट्रांग होती है और इस बात पे टॉड वाज लाइक कि डॉग्स का काम ही है इधर उधर घूमना, स्निफ करना, और ये काफी नॉर्मल चीज है, इससे हम ये नहीं कह सकते कि कुछ यहाँ भूत है। खैर टॉड जनरेटर से घर को पावर करता है और लाइट आते इंडी वुड्स में देख आवाज निकालता है। टॉड उस डायरेक्शन में देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था और ऐसे में वो इंडी को शांत बैठने बोलता है। इसके बाद घर में टॉड VHS टेप्स देखता है जिसमें शायद कोई मूवी या डॉक्यूमेंट्री चल रही थी और ये ह्यूमन डॉग रिलेशनशिप के बारे में थी कि कैसे बहुत समय पहले से ह्यूमंस और डॉग्स एक साथ काम करते आए हैं। नाउ देर रात जब टॉड और इंडी बेड पे सो रहे थे तो अचानक लाइट जाती है और इंडी की आंख खुलती है। इंडी घर में एक दूसरे डॉग को देख पाता है हु वाज नन अदर देन बैंडिट। इंडी बैंडिट का पीछा करता है, ये दोनों कहीं तो जाते हैं ऊपर और एक भूतिया हाथ बैंडिट की तरफ बढ़ता है और यहीं पे सीन कट होती है। क्यों कट हुई सीन? क्योंकि एक्चुअली में ये सीन इंडी का नाइटमेयर था, यानी कि दोस्तों इंडी को भी डरावने सपने आते हैं। खैर अगली सुबह सब नॉर्मल था और हम घर में ग्रैंडपा और बैंडिट्स के फोटो देखते हैं। देन डोर पे स्क्रैच मार्क्स थे जो कि यूजुअली डॉग्स अपने पॉज से कर देते हैं। ऐसा लग रहा था कि जिस कमरे की डोर पे स्क्रैचेस थे वहां शायद बैंडिट को कभी रखा जाता होगा और वो निकलने के लिए डोर पे स्क्रैच करता होगा। इंडी को ब्रेकफास्ट देके टॉड कहीं बाहर निकल जाता है और वो शाम तक घर नहीं लौटता। तब तक इंडी टॉड का इंतजार एक चेयर पे चढ़ के खिड़की के बाहर देखते हुए कर रहा था। तभी इंडी को वापस किसी दूसरे कुत्ते की आवाज सुनाई देती है और इंडी इस आवाज को फॉलो करके ऊपर जाता है। वो एक फर्नीचर के नीचे देखता है जहाँ एक रेड कलर का कपड़ा था और दोस्तों ये कपड़ा बैंडिट पहना करता था। इंडी फर्नीचर के नीचे जाके कपड़े को निकालने की कोशिश करता है लेकिन तभी हमें शैडो वाले घोस्ट के हैंड्स दिखाए जाते हैं जिससे कीचड़ टपक रहे थे। ये हाथ इंडी की तरफ बढ़ते हैं और इंडी भाग के बेड के नीचे छुप जाता है। तभी घर में टॉड वापस आता है जिसके हाथ पे मरहम पट्टी थी, डिपिक्टिंग कि वो वापस बहुत बीमार हो चुका है और वो घर के बाहर ट्रीटमेंट ही लेने गया था। इंडी टॉड के करीब जाने की कोशिश करता है लेकिन टॉड इतना बीमार और थका हुआ था कि वो इंडी को अपने से दूर रहने कहता है। इनफैक्ट टॉड इंडी पे गुस्सा होकर उस पे थोड़ा चिल्ला भी देता है और अपने से दूर कर देता है। इंडी फ्लोर पे सोता है और उस रात उसे वापस नाइटमेयर्स आते हैं जहां वो वुड्स में घूम रहा था और उसे एक शैडो दिखी थी। बाय द वे दोस्तों इन वुड्स में एक बरियल प्लेस भी है जहां मोस्टली टॉड के फैमिली मेंबर्स ही बरीड थे। इनकी फैमिली इस जगह पे कई जनरेशन से रह रही है। एनीवेज नाइटमेयर से उठने के बाद इंडी रात में ही घर में घूमने लगता है और उसे फ्लोर पे कीचड़ के पैटर्न्स दिखते हैं। वो इसका पीछा करते हुए नीचे के फ्लोर तक जाता है जहां से आवाजें आ रही थी। वहां इंडी देखता है कि टॉड अपना सर दरवाजे पे पटक रहा था और उसके सर से खून भी आ रही थी। इंडी तुरंत टॉड के पास जाता है जिससे टॉड फाइनली रुकता है। अब अगली सुबह टॉड वापस अपने ग्रैंडपा के VHS टेप्स देखता है जिसमें ग्रैंडपा अपना सब कुछ अपने बच्चों के नाम कर रहे थे। लाइक अपनी बेटी जो कि एक वीगन है उसके लिए वो सारे टैक्सीडर्मी छोड़ रहे थे, काइंड ऑफ एक जोक जैसा हो गया, और बाकी सब वो टॉड के नाम कर रहे थे। हम जान पाते हैं कि ये परिवार 6 जनरेशन से इस जगह पे रह रही है और सब यहीं पे खत्म भी हुए हैं। ग्रैंडपा भी किसी बीमारी से जूझ रहे थे और उन्हें पता था कि उनका अंत करीब है। सिमिलरली हम टॉड को भी खांसते देखते हैं एज इफ वो भी सेम ग्रैंडपा वाली बीमारी से पीड़ित है। नाउ कॉल पे वेरा वाज प्लानिंग कि वो इस वीकेंड टॉड से मिलने आएगी लेकिन टॉड वेरा पे गुस्सा हो जाता है सेइंग कि वेरा उसे पेशेंट की तरह ट्रीट ना करे और उसे अकेला छोड़े। इसी बीच इंडी को घर में पैरानॉर्मल फील हो रहा था, लाइक डोर्स का खुलना एंड ऑल। बीइंग ए डॉग इंडी तुरंत इस सब को चेकआउट करने जाता था और वो एक चेयर के पास जाके रुकता है। दोस्तों ये वही चेयर था जिसपे ग्रैंडपा खांसते थे, बीमार रहते थे और उनका डॉग बैंडिट उन्हें उदास होकर देखता था। ग्रैंडपा के आखिरी पलों में उनके मुंह से भी खून निकल रहा था और वो बैंडिट को भागने कहते हैं। यहाँ हमें वो कीचड़ जैसा काला हाथ भी दिखाया जाता है एज इफ वो ग्रैंडपा को क्लेम करने आ रहा हो। ये चीजें शायद इंडी इमेजिन कर पा रहा था या फिर बैंडिट की आत्मा उसे दिखा रही थी या फिर फिल्म में हम भी उसको ये चीजें दिखाई गई हैं। यहाँ हम इंडी के पीछे उस कीचड़ जैसे घोस्ट को देख भी पाते हैं और सीन कट होता है। इस पॉइंट पे टॉड इंडी को ढूंढना शुरू करता है और वो बेसमेंट में जाता है लेकिन उसे इंडी बेसमेंट एंट्री के एक डोर के पीछे मिलता है। दिस वाज सरप्राइजिंग कि इंडी अचानक से पीछे कैसे आ गया। इंडी पूरी तरह से कीचड़ में सना हुआ था और टॉड उसे नहलाना शुरू करता है। टॉड एक्सक्लेम करता है कि इंडी स्मेल्स लाइक डेथ
और तभी टॉड को खून की उल्टी होने लगती है। अगले सीन में इंडी और टॉड हॉस्पिटल में होते हैं, जहां टॉड का एमआरआई होता है और डॉक्टर्स की बात से ऐसा प्रतीत होता है कि टॉड के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। टॉड यहाँ क्लिनिकल ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करने की मांग करता है, लेकिन डॉक्टर्स के हिसाब से टॉड अब इतना बीमार हो चुका है कि वो क्लिनिकल ट्रायल्स का भी पार्ट नहीं बन सकता। मतलब टॉड अगर अपनी सहमति दे भी देता है तो भी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स का टेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि टॉड का बचना अब नामुमकिन था। इस सब के दौरान इंडी टॉड की गोद में था और वो छटपटा के नीचे कूद जाता है एज इफ इंडी डर रहा हो। इनफैक्ट इंडी को एक क्षण टॉड दिखता है और अगले ही क्षण टॉड की जगह वो कीचड़ में सना काला भूत। इसके बाद हम टॉड को वुड्स में देखते हैं, जहां वो हाईसॉप प्लांट्स ढूंढ रहा था। ये बेसिकली एक ग्रीन अर्ब है जो कि काफी एरोमेटिक होता है और मिस्टर डाउन्स कहते हैं कि उन्हें इस अर्ब के बारे में नहीं पता। मिस्टर डाउन्स फिर से वार्न करते हैं कि टॉड और इंडी उनके फॉक्स ट्रैप से काफी करीब आ चुके हैं, तो वो लोग इस बात को ध्यान में रखें और ट्रैप्स में ना फंस जाएं। खैर अगले ही सीन में हम टॉड को घर में अर्ब्स वगैरह जलाते देखते हैं ताकि वो घर के माहौल को एकदम शांत और चिल बना सके। मतलब होता है ना कैंडल्स जला के एरोमेटिक बनाना, एकदम शांत रहना, वैसा कुछ। लेकिन इसका ज्यादा फायदा नहीं होता और टॉड ब्रेक डाउन करता है। देन इंडी को हग करके रोता है। इसी दौरान इंडी को फिर से कीचड़ में सना हुआ वो घोस्ट दिखता है। उस रात टॉड और इंडी एक हॉरर मूवी देखते हैं और टॉड इंडी को नीचे सोने कहता है एज बेड पे टॉड को खुद पूरी जगह चाहिए थी बिकॉज ऑफ हिज सिकनेस। इंडी रूम के डोर को गार्ड कर रहा होता है जब उसे एक आकृति गुजरती हुई दिखती है। इंडी इसका पीछा करते हुए नीचे जाता है और यहाँ उसे बेसमेंट से लाइट आती है। इंडी बेसमेंट डोर से झांकता है और नीचे से उसे सीटी की आवाज आती है, वही सीटी जो कि टॉड बजाता है टू इंटरैक्ट विद इंडी। इंडी को और भी सीटियां सुनाई देती है और बिजली कड़कने वाली लाइट से इंडी देख पाता है कि बेसमेंट में टॉड गिरा पड़ा था। फिर अचानक से टॉड अजीब तरह से भागते हुए इंडी पे अटैक करता है और तभी इंडी की नींद खुल जाती है। जी हाँ, ये इंडी का नाइटमेयर था। इंडी अब भी कमरे में जमीन पे ही था और तभी कोई तो इंडी को खींचता है। ये और कोई नहीं बल्कि टॉड था, जो कि बीमार हालत में अब बेड से नीचे गिर गया था और वो अपने आप को काम डाउन करने के लिए इंडी को हग करता है। वो इंडी को पेट कर रहा था, लेकिन इंडी को ऐसा फील होता है एज इफ वो कीचड़ वाला हाथ, जो कि भूत का हाथ है, वो इंडी को पेट कर रहा हो। बस फिर क्या था, इंडी टॉड के हाथ पे ही काट लेता है और इससे टॉड थोड़ा गुस्सा होता है। टॉड उठ खड़ा होता है, लेकिन तभी हम टॉड के पास कीचड़ टपकते देखते हैं और अगले ही क्षण वो जमीन पे गिर के बेहोश हो जाता है। इंडी टॉड की तरफ भागता है, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और ऐसे में इंडी और टॉड सेपरेट हो गए थे। इनफैक्ट इंडी तो जोर जोर से भौंकना शुरू करता है। इंडी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और तभी वो कमरे से अटैच्ड बाथरूम की खिड़की खोला देखता है। इंडी खिड़की से नीचे झांकता है और ये खिड़की एक फ्लोर ऊपर थी, लेकिन हिम्मत करके इंडी खिड़की से बाहर कूदता है और नीचे झाड़ियों में गिरता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है मानो इंडी नहीं बच सका, लेकिन अगले ही क्षण इंडी उठ खड़ा होता है और वो वुड्स में भागता है। इंडी मोस्टली टॉड के नेबर को खबर करने भागा था और सिमेट्री पार करके वो नेबर के घर तक पहुंचता है, लेकिन तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आती है जिसे इंडी चेक करता है। इसी सिलसिले में इंडी वहां लगे फॉक्स ट्रैप में फंस जाता है और निकल नहीं पाता। अब अगले सीन में हम टॉड को देखते हैं, जो कि इंडी को फॉक्स ट्रैप से छुड़ा के वापस घर ले आया है, लेकिन अब वो इंडी पे गुस्सा हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो इंडी को स्टे करने को कहा था। स्टिल इंडी घर के बाहर भागा और फॉक्स ट्रैप में फंस गया। इसीलिए वो इंडी को एक छोटे डॉग हाउस में चेन से बांधकर घर के बाहर ही छोड़ देता है। वो इंडी को खाना दे देता है, देन जनरेटर ऑन करके खुद घर के अंदर चला जाता है। अब देर रात वापस बारिश शुरू हो जाती है और इंडी डॉग हाउस में जाने के बजाय बारिश में भीगते हुए घर की तरफ घूरे जा रहा था। वो अपना खाना भी नहीं खाया था और तभी इंडी को घर के विंडो पे एक शैडो दिखती है। इंडी को वुड्स में ग्लोइंग आईज और फॉक्सेस तक दिखते हैं और हम व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि टॉड की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो खांसते हुए खून की उल्टी कर रहा था और घर में टीवी पे VHS टेप्स भी चल रहे थे जिसमें कोई हॉरर मूवी चल रही थी। इंडी को बाहर एक शैडो दिखता है जिसमें एक ह्यूमन डॉग के साथ था या फिर डॉग पे अटैक कर रहा था और इससे डर के इंडी अपने डॉग हाउस में घुसता है। डॉग हाउस में जमीन के अंदर से वही कीचड़ में सना हुआ हाथ निकलता है जिससे डर के इंडी बाहर भागता है। इस पॉइंट पे ये हाथ इंडी के चेन को पकड़ के खींचने लगता है और इंडी भी पूरी ताकत लगा के रेजिस्ट करता है। इंडी डॉग हाउस को ही पुश करता है, देन जोर से पुल करता है जिससे इंडी फाइनली अपनी चेन्स तोड़ के फ्री हो जाता है। अब बारिश के मौसम में जनरेटर चलने की वजह से जनरेटर खराब हो चुकी थी और इंडी जनरेटर के पास खड़ा होता है। इंडी के पास घर के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। वहीं पास में सेलार था जिसका दरवाजा बंद था और तभी अगले ही क्षण दरवाजा अपने आप खुल गया था। इंडी सेलार में जाता है जहां उसे पिछले डॉग बैंडिट की कंकाल मिलती है। अब मैं कैसे श्योर हूं कि ये बैंडिट की ही कंकाल है? वेल, बैंडिट का जो कपड़ा था लाल कलर का वो इस कंकाल पे लगा हुआ था। अगर दोस्तों आपको याद हो तो जब ग्रैंडपा इस घर में खत्म हुए थे तो बैंडिट कभी मिला ही नहीं था। टर्न्स आउट कि वो इस सेलार में लॉक हो गया होगा जहां वो खत्म हुआ
और अब यहाँ उसकी कंकाल थी। जो भी हो, इंडी आगे बढ़ता है और सेलार में घुस जाता है। वहीं घर में टॉड बेड पे लेटा होता है और वो फाइनली बेड से उठता है। उसे अपने सामने कीचड़ में सने फुटस्टेप्स दिखते हैं, लेकिन कोई इंसान नहीं दिख रहा था और ये फुटस्टेप्स एक एक करके फॉर्म हो रहे थे, उसके करीब आ रहे थे। टॉड लाइट जलाता है और तभी उसके सामने इंडी आ जाता है। टॉड इंडी को हक करता है और पूछता है कि वो घर में कैसे एंटर कर पाया। टॉड इंडी को अच्छे से पेट करता है और तभी टॉड पाता है कि वो तो बेड पे खत्म पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, लुक्स लाइक ये टॉड की आत्मा है जो कि इंडी से इंटरैक्ट कर रही थी। और तभी टॉड के फोन पे बार बार वेरा का कॉल आ रहा था। देन मैसेज आ रहे थे कि मुझे कॉल बैक करो। इस पॉइंट पे वो कीचड़ वाला घोस्ट इंडी की चेन टॉड के गले में बांधता है और इससे वो टॉड को खींचने लगता है। वो खींचते हुए टॉड को ले जाता है और इंडी टॉड के पीछे पीछे भागता है। इंडी घर के बाहर नहीं निकल पाता, एज घर का दरवाजा वो घोस्ट लॉक करके निकला और ऐसे में इंडी बिना परवाह किए घर के शीशे वाली खिड़की तोड़ के बाहर सेलार में जाता है। सेलार का दरवाजा बंद हो ही रहा था कि इंडी एंट्री लेता है, जिसके बाद सेलार बंद होता है। सेलार के अंदर एक गुफा जैसा रास्ता था जिसके अंदर से टॉड की आवाज आ रही थी और इंडी वहां अंदर जाके टॉड को बाहर खींच के ले आता है। हम देखते हैं कि अब टॉड पूरी तरह कीचड़ में सना हुआ था और वो कीचड़ वाला घोस्ट भी अपना हाथ बढ़ाता है। इंडी भौंकना शुरू करता है और तभी ये कीचड़ टॉड के ऊपर चढ़ जाता है, यानी अब टॉड कहीं न कहीं वो कीचड़ वाला घोस्ट बन चुका था। कीचड़ में सने टॉड के मुंह से खून निकल रहा था और वो इंडी से कहता है, यू आर अ गुड डॉग, लेकिन तुम मुझे नहीं बचा सकते। इसके बाद टॉड एकदम से वो कीचड़ वाले स्केलेटन घोस्ट में तब्दील हो जाता है। टॉड फिर यहाँ से चला जाता है, लेकिन इंडी इसी सेलार में टॉड के इंतजार में बैठा रहता है। यहाँ से सीन अगले दिन सुबह का आता है जहाँ वेरा इस जगह पे आ चुकी है और वो रोते हुए सेलार का डोर खोलती है। यहाँ उसे इंडी दिखता है और वेरा रोते हुए इंडी को अपने पास बुलाती है। जाहिर सी बात है कि वेरा जब यहाँ आई होगी तो उसे अपना भाई मिल गया होगा जो कि खत्म हालत में पड़ा था और इंडी को खोजते हुए वो सेलार में आई है जिससे वो इंडी को रेस्क्यू कर सके। अब इंडी को सेलार से वापस से टॉड की सीटी सुनाई देती है और इंडी उस तरफ देखता भी है, बट देन थोड़ा सोच के इंडी सेलार से बाहर निकलता है और वेरा के साथ चला जाता है। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। अब फिल्म के एंडिंग क्रेडिट्स में हम इंडी को वेरा की कार में देखते हैं जहां वो जर्नी कर रहा है विद वेरा। मतलब ऐसा दिखाया नहीं गया है कि वो वेरा का ही कार है, बट आई एम अज्यूमिंग कि वेरा जब उसको वहां से रेस्क्यू करके लाई हो तो उसके बाद का ये सीन है, या फिर ये सीन पहले का हो सकता है जब इंडी टॉड के साथ इस कार में घूम रहा था एंड इंडी वाज एंजॉयिंग। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा क्योंकि एकदम एंड में हम फिर से वही टॉड वाली सीटी सुनते हैं जिससे सुन के इंडी अपना सर वापस कार के अंदर लेता है। अब अगर ये बाद का सीन है तो ये सीटी पता नहीं कहां से आई, शायद टॉड की आत्मा, लेकिन अगर ये पहले का कभी का सीन है तो ये सीटी ऑफ कोर्स टॉड ही मारा होगा और यहीं पे क्रेडिट्स भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी गुड बॉय फिल्म की कहानी और ये एक बहुत ही यूनिक हॉरर फिल्म है जिसका मेन लीड इंडी डॉग है और उसके थ्रू ही हम पूरी मूवी देखते हैं। फिल्म में बहुत कम ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं और उन पे फोकस इतना कम है कि आपको किसी का फेस भी ढंग से याद नहीं होगा, लेकिन इंडी के हर एक माइक्रो एक्सप्रेशंस तक को पूरी तरह से फोकस में रख के दिखाया गया है। अब सवाल आता है कि ये फिल्म कहना क्या चाहती है। वेल, इस फिल्म को लेके 3 मेजर थियरीज हैं जिन पे अब मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहली थियरी काफी सिंपल है, सुपरनैचुरल वाली ही थियरी है जिसे मैं स्ट्रांगली नहीं मानता, लेकिन कई लोगों का मानना है कि टॉड के ग्रैंडपा के घर में एक घोस्ट था जो कि यहाँ रहने वाले लोगों की जान ले रहा था। ये सिलसिला काफी पहले से चल रहा था जहाँ हम टॉड के ग्रैंडपा को भी बीमार होकर खत्म होते देखते हैं और वो भी ठीक टॉड की तरह खून की उल्टी करके खत्म हुए थे। अब क्योंकि डॉग्स की परसेप्शन और सेंस हम ह्यूमन से ज्यादा तेज होती है तो डॉग्स इन घोस्ट्स को पहले से ही भांप लेते हैं। ऐसा ही कुछ बैंडिट के साथ भी हुआ होगा जहाँ वो इस घोस्ट को देख लिया होगा और वो समझ गया था कि अब उसके मास्टर नहीं बचने वाले। देन मास्टर भले खत्म घर में होते हैं लेकिन ये घोस्ट उनकी आत्माओं को खींच के सेलार में ले जाता है। ऐसा ही कुछ टॉड के साथ भी हुआ जहां वो खुद की बॉडी को बेड पे देखता है, यानी कि वो खत्म तो बेड पे ही हो गया था, जिसके बाद ये कीचड़ वाला घोस्ट टॉड की आत्मा को चेन से खींच के सेलार में लेके गया। इंडी भी पीछे पीछे सेलार गया बट इट वाज टू लेट टू सेव टॉड क्योंकि टॉड ऑलरेडी ही खत्म हो चुका था। टॉड की आत्मा पे ये घोस्ट हावी हो गई जिससे टॉड भी उसमें तब्दील हो गया। नाउ जब टॉड के ग्रैंडपा खत्म हुए होंगे तब भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा और बैंडिट भी सेलर में गया होगा। अनफॉर्चुनेटली बैंडिट को कोई ढूंढ नहीं पाया जिस कारण से बैंडिट सेलर में ही खत्म हो गया। तभी उसकी कंकाल हम सेलर में देख पाते हैं, लेकिन इंडी वाज लकी क्योंकि अगले ही दिन वेरा यहाँ आके उसे सेलर से निकाल ली। फिल्म के एंड में इंडी को वापस से टॉड की सीटी सुनाई देती है विच डिपिक्ट्स कि टॉड की आत्मा अब भी उस सेलर या घर से अटैच्ड है। इनफैक्ट इंडी को सीटी कार से जाते वक्त भी सुनाई देती है। अब जैसा मैंने बताया कार वाला सीन अगर बाद का है तो अगेन टॉड की आत्मा है, लेकिन अगर कुछ पहले का सीन दिखाया
जा रहा था जब टॉड जिंदा था, तब तो इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब जो ये कीचड़ वाला घोस्ट है वो बेसिकली घर के लोग को बीमार करके उनके प्राण निकाल देता है। वैसा क्यों करता है इसकी कोई एक्सप्लेनेशन हमें दी नहीं गई है, लेकिन एक बात हम समझ पाते हैं कि अब टॉड वो घोस्ट बन गया है, यानी कि खत्म होने के बाद शायद परिवार के ही लोग घोस्ट बन जाते हैं और ये किसी तरह का कर्स हो सकता है। अब सिचुएशन जो भी हो, एक बात तो क्लियर है कि यहाँ हमें दिखाया गया है कि डॉग्स अपने मास्टर को लेके कितने लॉयल होते हैं, कितने वफादार होते हैं, और ये चीज बैंडिट में भी थी, इंडी में भी थी। सो यस, ये थी पहली थियरी जिसमें कई लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि वो मानते हैं दूसरी थियरी में, जिसके हिसाब से फिल्म में घोस्ट था ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल टॉड को शायद लंग कैंसर जैसी कोई टर्मिनल डिजीज थी और फिल्म के शुरुआत में ही हम उसे इसकी इनिशियल ट्रीटमेंट लेते देखते हैं। इस ट्रीटमेंट से शायद टॉड कुछ वक्त के लिए ठीक हुआ होगा, लेकिन उसकी बीमारी वापस आ गई। इसका सीधा सबूत है वेरा का वो टेक्स्ट मैसेज जिसमें वेरा पूछ रही थी कि डिड इट कम बैक। मैंने बोला था आप इस टेक्स्ट मैसेज को याद रखना, क्योंकि यही टेक्स्ट मैसेज डिपिक्ट करता है कि कैंसर कहीं ना कहीं टॉड का ठीक हो गया था और फिर वापस से रीसर्फेस किया है। और ये चीज काफी रियल लाइफ में भी कॉमन है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते होंगे जो कि अनफॉर्चुनेटली इस तरह से बीमार होगा, तो कई बार ठीक होने के बाद भी चीजें रीसर्फेस होती हैं। पर्सनली मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। कमिंग टू मूवी, टॉड को शायद अंदाजा था कि वो नहीं बचेगा और इसीलिए वो अपने आखिरी पल अपने ग्रैंडपा के घर में बिताना चाहता था। अब दोस्तों आप पूछ सकते हैं कि अगर ये सब बीमारी ही था और घर में घोस्ट नहीं था, तो फिर इंडी घोस्ट कैसे देख रहा था? वेल, इंडी एक डॉग है जिसकी सेंस हमसे ना सिर्फ ज्यादा होती है बल्कि डिफरेंट भी होती है, यानी कि वो वर्ल्ड को दूसरी तरह से परसीव करते हैं, हमारे जैसे नहीं। इंडी को घोस्ट दिखना काइंड ऑफ एक मेटाफर है कि इंडी समझ रहा था कि टॉड इस बीमारी की चपेट में आता ही जा रहा है। जैसे जैसे टॉड की हालत खराब हो रही थी, इंडी रेस्टलेस हो रहा था और वो इस सब को ऐसा मान रहा था एज इफ कोई इंट्रूडर घोस्ट टॉड को खत्म कर रहा है। और इंडी का काम है गार्ड करना। इंडी को अपने स्मेल और बाकी सेंसेस से घर में बैंडिट की प्रेजेंस भी फील हुई होगी। आई मीन यहाँ पहले कोई डॉग रहता होगा। इनफैक्ट घर में फोटोज वगैरह भी थे जिससे इंडी चीजें इमेजिन किया। इंडी सेलर वाला सीक्रेट रास्ता भी ढूंढ निकाला जहां वो कीचड़ के थ्रू घर के अंदर पहुंच जाता था। ना अगर आप फिल्म की एंडिंग पे गौर करें तो जब टॉड खत्म हो गया था तो उसके फोन पे बीच रात वेरा का कॉल एंड मैसेजेस आ रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद खत्म होने से पहले टॉड वेरा को मैसेज कर दिया होगा कि अब वो नहीं बचेगा। इसीलिए टॉड के समाप्त होते अगली सुबह तक ही वेरा इस जगह पे पहुंच गई थी और वो इंडी को रेस्क्यू कर पाई। नाउ कम टू थिंक ऑफ इट, टॉड शायद इसलिए ही इंडी को उस रात बाहर बांध के छोड़ा था ताकि अगली सुबह जब वेरा आए तो वो इंडी को इजीली रेस्क्यू कर ले। लेकिन इंडी तो अपने ओनर को बचाना चाहता था। वो चेन्स तोड़ के घर के अंदर आया, देन बाहर जाके सेलर में घुस गया, वहीं फंस गया। डॉग सेलर में ही इसलिए जाते होंगे क्योंकि उनकी सेंस कहती होगी कि खत्म होने के बाद इंसानी रूह शायद उसी रास्ते जाती है। जहां तक बात है सीटी सुनाई देने की, वेल अगेन वो इंडी की इमेजिनेशन हो सकती है। और कार में जो सीटी सुनाई दी वो जैसा मैंने बताया या तो वेरा बजाई होगी अगर बाद का सीन है, या फिर वो सीन एक्चुअली पहले का था जब टॉड जिंदा हो। ओवरऑल इस थियरी में घोस्ट के एग्जिस्टेंस को ही पूरी तरह से काट दिया जाता है और ये कैंसर या ऐसी ही टर्मिनल डिजीज का सिंबलिज्म बन के रह जाता है। बट आई बिलीव कि ये थियरी भी सारे सर्कमस्टेंसेस को एक्सप्लेन नहीं करती, इसलिए आई पर्सनली बिलीव इन थर्ड थियरी जो कि दोनों का मिक्स है। मतलब कि मैं मानता हूं कि भले यहाँ सो कॉल्ड कीचड़ वाला घोस्ट नहीं था, लेकिन यहाँ खत्म हुए लोगों या डॉग की आत्माएं जरूर थी। ऑफ कोर्स यहाँ टर्मिनल डिजीज का चित्रण ही एज घोस्ट किया गया है, इसके बारे में कोई डाउट मुझे नहीं है, और उसे ही डॉग के नजरिए से दिखाया गया है। लेकिन मेरा मानना है कि बैंडिट की आत्मा यहाँ जरूर मौजूद थी जो कि इंडी को गाइड कर रही थी। तभी तो जब इंडी घर के बाहर था तो एक क्षण सेलार का दरवाजा बंद था और अगले ही क्षण ओपन हो चुका था। ये काम शायद बैंडिट की स्पिरिट ने किया टू हेल्प इंडी, ताकि इंडी अपने मास्टर टॉड तक पहुंच सके। देन खत्म होने वाले लोगों की आत्माएं भी शायद डॉग्स को दिखती थी। लाइक ग्रैंडपा की आत्मा देख के बैंडिट सेलर में गया, देन टॉड की आत्मा देख के इंडी सेलार में गया। अंत में इंडी के पास दो चॉइसेस थे, या तो वो बैंडिट की तरह ही सेलार में रह के अपने प्राण त्याग देता, मतलब अपने मास्टर के साथ ही, या फिर वो मूव ऑन करके वेरा के साथ चला जाए। इंडी चोज द लेटर, क्योंकि शायद यही टॉड भी चाहता था। तभी तो वो इंडी को बाहर रखा था ताकि वेरा उसे रेस्क्यू करे। नीडलेस टू से कि इंडी वेरा के साथ एक अच्छा जीवन जिएगा।